हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, आप सभी साथियों को नमस्कार। तो अभिवादन के चरण को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं, आप सभी को पता है कि अपन पशु परिचर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और पशु परिचर की कड़ी में आज आपकी जो क्लास है, ये क्लास नंबर 15 है। भाई कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 15 है और इसको अपन अच्छे से करने वाले हैं। आज के पेपर के बारे में मैं आपको बता दूं, 2015 के अंदर आपका जो पटवारी का जो आपका मेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये आपका पेपर है। क्लियर? 2015 वाली जो पटवारी भर्ती थी ना, जिसमें प्री मेंस हुआ था, तो मेंस वाला पेपर मैं आज आपको कराऊंगा। इसमें लगभग आपके 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछे गए। बहुत ही शानदार व्याख्या के साथ करने वाले हैं, बेफिक्र रहिए। उससे पहले अपन पार्ट बी की कड़ी के कुछ चर्चा करते हैं, 2-1 मिनट, तो वो चर्चा अपन ज़रूर कर लेते हैं। मैं पेपर को शुरू करने से पहले आपका जो पार्ट बी है ना, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज अपन चर्चा करेंगे कि राजस्थान में कौन से जिले पशुधन के मामले में प्रथम है। प्रथम का मतलब ऐसे नहीं कि बकरी के मामले में कौन प्रथम है, भैंस के मामले में, ऐसे। जैसे मैं बकरी की चर्चा कर लेता हूँ। बकरी के मामले में देखो, सर्वाधिक बकरी आपके बाड़मेर में पाई जाती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जबकि न्यूनतम बकरियों की बात कर लो तो धौलपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई? धौलपुर। क्लियर? इसी कड़ी में देखो मैं बात कर लेता हूँ आपकी गाय की। गाय जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मैं नवीनतम रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, 20वीं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। गाय सबसे ज़्यादा आपके उदयपुर में है और सबसे कम गाय आपके धौलपुर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? धौलपुर में। क्लियर? फिर बात कर लेते हैं भैंसों की। तो अगर भैंसों की मैं बात कर लेता हूँ तो भैंस सबसे ज़्यादा भैंस आपके जयपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जयपुर में। और सबसे कम भैंसों की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये जैसलमेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं अपन भेड़ की। अगर मैं भेड़ की बात करूँ तो देखो, सर्वाधिक भेड़ आपको कहाँ मिलेगी? सर्वाधिक भेड़ आपको बाड़मेर में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? बाड़मेर के अंदर। और न्यूनतम भेड़ आपकी बांसवाड़ा में। न्यूनतम भेड़ आपकी कहाँ है? बांसवाड़ा में। क्लियर? इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ ऊँटों की। तो देखो, ऊँटों की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा ऊँट देखने को मिलेंगे आपको कहाँ पर? जैसलमेर में। सबसे ज़्यादा ऊँट आपके कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है? क्लियर? और जबकि न्यूनतम ऊँटों की मैं बात कर लूँ तो आपके प्रतापगढ़ में। क्लियर? और मैं बात कर लेता हूँ गधों की। सबसे ज़्यादा देखो, 20वीं पशुगणना रिपोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा गिरावट जो हुई थी वो गधों के अंदर आई थी। लेकिन गधों की बात कर लो तो सबसे ज़्यादा जो गधे पाए जाते हैं आपके बाड़मेर में। सबसे ज़्यादा गधे आपके बाड़मेर में। और सबसे कम गधों की बात कर लो तो आपके टोंक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? टोंक के अंदर। और मैं बात कर लेता हूँ घोड़ों की। तो घोड़ों के मामले में देखो, सबसे ज़्यादा आपके घोड़े जो पाए जाते हैं ना, घोड़े पाए जाते हैं बीकानेर में। ऊँट आपके जैसलमेर में, घोड़े आपके बीकानेर में सर्वाधिक है। और न्यूनतम पूछ ले, अगर अगर न्यूनतम पूछ ले तो डूंगरपुर में आपके न्यूनतम घोड़े पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी अपन चर्चा करते रहेंगे, इम्पोर्टेंट। इसके अलावा देखो, एक आपको मैं बताता हूँ कि जो मुर्गे मुर्गी हैं, मुर्गियाँ, उनमें जो होने वाले रोगों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना, रानीखेत रोग जो होता है ना, रानीखेत, ये रोग आपका मुर्गियों में होता है। ठीक है? मैरेक्स, कौन सा रोग? मैरेक्स। मैरेक्स, ये मैरेक्स रोग भी आपका कहाँ होता है? तो ये भी आपका मुर्गियों में होता है। गम्बोरो, गम्बोरो, गम्बोरो रोग जो होता है ये भी आपका मुर्गियों के अंदर होता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो फाउल पॉक्स, कौन सा रोग? फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स, ये वाला रोग भी आपका मुर्गियों में होता है। तो 4 रोग मैंने आपको बताए, क्योंकि आपके पशुओं के रोग वाला टॉपिक जो भी पार्ट बी में शामिल है। मैंने इससे पहले देखो, जो पशु परिचर वाला जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की है। एक बार आप वो जाके वीडियो देख लेना कि साइंस आपको कहाँ से पढ़ना है, मैथ्स आपका कितना क्लियर करना है। ठीक है? इसके अलावा राजस्थान जीके आपको कैसे करना है, पार्ट बी कैसे कवर करना है, वो भी मैंने बताया। तो आप देखना चाहो तो कल ही मैंने आपका सिलेबस का वीडियो भी डाला है, तो आप अच्छे से देख सकते हो। तो ये 4 रोग आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देख लेते हैं क्लास के अंदर के आपके जो सवाल हैं। ये पॉलिटी के सवाल है जो कि आपके नहीं पूछे जाएंगे। आगे आ जाओ। सॉरी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत शानदार क्वेश्चन है।
सारे क्वेश्चनों को अपन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि आपके सामने है। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व बंकोटे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए। अब देखो वे गोरे व कोटे है, यहाँ से देखो ना अच्छे से इंग्लिश में देखो, गोरे व कोटे। कुछ जो टीचर्स है ना वो बंकोटे बोलते, बंकोटे नहीं, ये बीच में ये वे लगा हुआ था, गोरे व कोटे। ठीक है, गोरे व कोट या कोटे, ये जो है ये कौन सी सभ्यता से मिले, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आहड़ सभ्यता से मिले। कौन सी सभ्यता से मिले, आहड़ सभ्यता से मिले। ठीक है, इनके अंदर क्या होता था, अनाज रखा जाता था। क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूँ, ऊजियाना सभ्यता आपकी भीलवाड़ा में पड़ती है, कालीबंगा सभ्यता आपकी कहाँ पड़ती है, हनुमानगढ़ में, जोधपुरा सभ्यता आपके जयपुर के अंदर पड़ती है, साबी नदी के किनारे, और आहड़ सभ्यता तो आप सभी जानते ही हो उदयपुर में। ठीक है, क्लियर। आहड़ सभ्यता की मैं बात कर लूँ तो इसका प्राचीन नाम जो है ना वो आघाटपुर है, जबकि इसका स्थानीय नाम है दुलकोट। ठीक है, इसका जो खोज सर्वप्रथम किसने करी थी, तो आपको याद रखना अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने करी थी, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। फिर आर.सी. अग्रवाल द्वारा भी उत्खनन किया गया, एच.डी. सोकलिया के द्वारा भी, और वी.एन. मिश्र के द्वारा भी इसका उत्खनन किया गया था। आपको बिल्कुल याद रखना है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जगत नारायण। कौन सा आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जगत नारायण। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। देखो आलनिया आपका जो पुरातात्विक स्थल है, इसके अलावा एक आपका तीपटिया, ये दोनों ही सभ्यता कह दो या पुरातात्विक स्थल कह दो, ये दोनों ही आपके कोटा के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई, कोटा के अंदर पड़ती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है ना चित्र मिला है, बिल्कुल आपको याद रखना, भित्ति चित्र मिले यहाँ से। भित्ति चित्र मतलब समझ गए, जो भीत यानी दीवार पे बनाया जाता है। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही है, तो सर्वोच्च सिरोपाव था। तो 13 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल, सर्वोच्च सिरोपाव जो होता था वो हाथी सिरोपाव होता था। क्लियर। अब देखो पहले मैं इसका तो राइट आंसर आपका 2 हो गया। सिरोपाव के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मारवाड़ के जो शासक हुए वो क्या होते थे, जो अपने सरदार जो थे ना, अपने जो सरदार सामंत होते थे उन्हें पुरस्कार के रूप में सिरोपाव देते थे। सिरोपाव क्या होता था, सिर से पाँव तक कपड़े पहनने के लिए, और कुछ राशि उन्हें दी जाती थी जैसे, और शॉल वगैरह उन्हें देते थे, तो उससे ही सिरोपाव कहा जाता। सबसे बड़ा सिरोपाव हाथी सिरोपाव है, सबसे छोटा सिरोपाव आपका कड़ा दुसाला सिरोपाव है, और सिरोपाव देने की परंपरा आपके मारवाड़ रियासत के अंदर थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। क्लियर। अब आप नहीं भूलोगे। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन कहा था, किसने कहा था। तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है। तो 15 की मैं बात कर लेता हूँ, तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली। कौन सी शैली, नागर शैली। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नागर शैली। और देखो भूमिज शैली की मैं बात कर लूँ तो भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर आपके पाली जिले के अंदर है। कहाँ है भाई, पाली जिले में। सेवाड़ी का जैन मंदिर, भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है सेवाड़ी का जैन मंदिर, और ये आपके जो पड़ता कहाँ पड़ता, पाली के अंदर आपका पड़ता है। क्लियर। यह भी आपको फैक्ट याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप, अच्छे से अपन तैयारी करने वाले हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ, बस एक बार आप विश्वास करके देखिए, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप बेहतर जानते हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से, ये कथन कहा है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सर टॉमस रो। सर टॉमस रो का ये कथन था, क्योंकि सर टॉमस रो की मुलाकात हुई थी जहांगीर से। सर टॉमस रो आए थे 1615 में भारत आए थे, और मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात करी थी। कहाँ पर,
आपको याद रखना अजमेर दुर्ग, यानी मैगजीन का दुर्ग आपका जो कि अजमेर में पड़ता है, ठीक है, जिसे अकबर का किला भी कहा जाता, उसी में मुलाकात हुई थी और इन्होंने सर टॉमस रो ने यहाँ पर व्यापार करने की परमिशन मांगी थी। तो ये कथन जो कहा था ना कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया, ना कि बल से यानी ताकत से नहीं किया। बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है, वापस बनने के पूरे चांसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना। आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? तो राजस्थान में जो उंदरिया पंथ है ये भीलों में प्रचलित। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस पेपर में बहुत शानदार सवाल पूछे गए थे, ये बात तो आपको बिल्कुल माननी पड़ेगी भाई साहब, मज़ा आएगा। क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं, नए नए क्वेश्चन हैं, वापस से रिपीट होने के पूरे चांसेस है और बिल्कुल इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ना। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, मेरे चैनल पर जुड़कर आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। एक सवाल आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, विश्वास कीजिए, बार बार मैं आपको नहीं बोलूँगा। अगर विश्वास नहीं होता तो मेरे सारे वीडियो देख लो और आपका कल परसों का जो पेपर हुआ था एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया था। क्लियर, विद प्रूफ आपको दे सकता हूँ मैं। आप मेरे सारे वीडियो देख के कमेंट कर देना सर ये क्वेश्चन बाहर आया। मेरा टेलीग्राम चैनल है 711 स्टडी, डिस्क्रिप्शन में है, आप बिल्कुल लिंक पे क्लिक करके बता देना, सारे सारे प्रूफ मैं उस पर उपलब्ध करवा दूंगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो। तो बड़ा ही शानदार है, इसलिए कह रहा हूँ बेहतरीन तैयारी कराऊंगा, बस विश्वास करें और अच्छे से तैयारी करें। तैयारी कैसे करनी, बस ये चीज़ आपको याद रखनी। देखो मेरी क्लास सुबह आपको पूरे एक दिन में 3 मरतबा देखनी। मेरी क्लास बस आधे घंटे या 40 मिनट 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होती है। क्लियर, 3 मरतबा देखो, पहला आपको आराम से देखना, पूरी को समझना है, फिर आपको इसको स्पीड बढ़ा के 1.5 में देखना, फिर इसकी स्पीड बढ़ा के आपको 2 में देखना। क्लियर, अगर एक क्लास को आप 3 बार देखते हो, ठीक है, तो रोज़ आपको रिवीजन हो जाएगा। 3 मरतबा पढ़ने पर आपका पूरा पेपर रट ही जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना। कह रहा हूँ 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं सिलेक्शन की, बेफिक्र रहिए आप। बस है कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। सिलेक्शन दिलवा के रहूँगा, एक सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा, पेपर आने दो, मैं भी यही हूँ आप भी हूँ। अगर सवाल बाहर चला जाता है ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा आपको, एक बात बता दूं, पढ़ाना बंद कर दूंगा मैं यूट्यूब पे, इतनी गारंटी आपको दे सकता हूँ। बस विश्वास करें, एक सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। 100% मैं कहता हूँ आपका सिलेक्शन लेना। राजस्थान जीके में बेहतर तैयारी करनी है, सारे राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल, राजस्थान कला एवं संस्कृति, तो कंप्लीट मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। गुब्बारा नुसरत नागपल्ली गज्जक नाम है, किसके नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, कितना बेहतर सवाल है, ज़बरदस्त। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्लियर हो जाएगा कि जोधपुर के दुर्ग की तोपों का नाम है ये जोधपुर के दुर्ग है, उसमें ये तोपें रखी हुई, गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली, गज्जक। इसके अलावा धूड़धानी, कौन सी? धूड़धानी, ये तोप भी मिल जाएगी आपको, धूड़धानी, ठीक है। शंभू बाण, कौन सी तोप है? इसके अलावा और बता रहा हूँ मैं आपको, शंभू बाण, ठीक है। तो ये सारी जो तोपें रखी हुई है ना आपके, ये जोधपुर के मेहरानगढ़ के अंदर रखी हुई, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। बड़ा अच्छा सवाल आया था, मेरा एक मित्र था जिसने एग्ज़ाम दिया था, तो ये गज्जक का नाम देख के उसने क्या करा था कि भाई हो सकता है गज्जक, एक मिठाई आती है ना आपकी जो गुड़ और शक्कर से मिलकर बनती है, तो बोले मिठाई हो सकती है यार ये, तो उसने मिठाई राइट कर दिया था उस समय पता ही नहीं होता था, बहुत नया सवाल था उस समय। अभी तो थोड़ा बहुत पता है लोगों को कि ये तोपें होगी, तो आप भी मिठाई मत कर देना बिल्कुल, ठीक है। आपको जोधपुर के दुर्ग की तोपों के नाम पे क्लिक करना है। बढ़ते हैं आगे। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मान सिंह ने करी थी। किसने करी थी? मान सिंह ने। ये मान सिंह राठौड़ है, एक आपका मान सिंह जयपुर वाला है, एक आपका मान सिंह जोधपुर वाला। क्लियर, जयपुर वाला मानसिंह कच्छावा राजवंश से संबंधित है, जोधपुर वाला जो मानसिंह है वो राठौड़ राजवंश से संबंधित है। क्लियर, बिल्कुल आपको याद रखना। और यही मानसिंह है जिन्होंने नाथ संप्रदाय का मंदिर आपके जोधपुर में बनवाया था। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की संस्कृति में मुगधड़ा क्या है? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, इसलिए कहा था ना 72 क्वेश्चन आएंगे, बस आप क्लास को शेयर करें, देखो मेरा सपोर्ट भी करें, मेरा छोटा सा चैनल है, अपने मित्रों के साथ
चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों से, रिलेटिव से, है ना, अपने फ्रेंड्स से वीडियोस को शेयर भी करें। तो 20वां क्वेश्चन जो है आपका कि मुगदड़ा क्या है, तो मुगदड़ा जो है भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं, ठीक है, इसे मुगदड़ा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मुगदड़ा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? 31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? बहुत प्यारा सवाल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुचामन में बनता। भाई कौन सी टकसाल में बनता था? कुचामन के अंदर बनता था। ठीक है, वर्तमान में नया जिला भी बन गया आपका कुचामन डीडवाना। ठीक है, इसको अलग अलग करने की कोशिश की, लेकिन अभी देखो क्या होता है, फिलहाल बनता नहीं बनता ये तो बाद में पता पड़ेगा। नए जिलों के गठन के समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। वही समिति तय करेगी कि नए जिले बनने या नहीं बनने। आपको नए जिलों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना, सारा पुराना जीके ही पढ़ना है। बार बार कह चुका हूँ, 10 बार बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी आपको विश्वास नहीं हो तो आप पढ़ सकते हो, बाकी बिल्कुल नहीं पढ़ना। एक सवाल नहीं बनेगा, सारे पेपर उठा के देख लो, एक भी नहीं आया, तो बाकी आपकी मर्जी। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित थी? तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये मांडल के अंदर थी। भी कहाँ थी? मांडल। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाहर नृत्य मांडल में खेला जाता था शाहजहां के समय। ये मांडल आपका पड़ता कहाँ है? तो ये मांडल आपका पड़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। क्लियर? आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। कब किया था भाई? 1949 के अंदर किया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रियासती विभाग की जो स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को हुई थी। कब हुई? 5 जुलाई 1947 को। क्लियर? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को आरपीएससी द्वारा पूछा गया। 3 से 4 बार ही मैं कह दूँ तो आरएसएस बोर्ड ने भी पूछा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल रट लेना। 5 जुलाई 1947, 5 जुलाई 1947। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मोतीलाल तेजावत से। किससे था? मोतीलाल तेजावत से था। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने ही एक ही आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन। जबकि मैं बात कर लूँ भगत आंदोलन, भगत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। किसने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह। एक तो एक ही आंदोलन है, एक भगत आंदोलन है, दो अलग अलग आंदोलन है, कंफ्यूज नहीं होना। एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत, भगत आंदोलन का नेतृत्व गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 184 लाख। कितनी थी भाई? 184 लाख कह दो या 1.84 करोड़ कह दो, जो भी आपकी मर्जी हो। तो 184 लाख थी। मत्स्य संघ जो कि राजस्थान के एकीकरण का सबसे पहला चरण था। इसके अंदर 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना, कुल 5 इकाइयों का विलय हुआ था। यही कन्फ्यूज़न होता है। देखो एक सवाल बताता हूँ, बहुत बेहतरीन सवाल, बार बार बच्चे कन्फ्यूज्ड होते हैं। सवाल ये पूछेगा आपसे, देखो राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण में कुल कितनी इकाइयों का विलय हुआ था? तो आप पहले ऑप्शन में होगा 4, दूसरे में होगा 5, तीसरे में होगा 6 और इसमें होगा 7। अक्सर बच्चे बता रहा हूँ मैं, 95 जो अभ्यर्थी या कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देंगे ना वो 4 पे क्लिक करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है, ABCD, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और कौन सा हो जाएगा आपका? भरतपुर, धौलपुर, करौली, और एक और कौन सा बच रहा है? धौलपुर। हाँ, ये 4। ठीक है, सीधा इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन आपका ये आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि 5 इकाइयों का विलय हुआ था। 5 इकाइयाँ कैसे होगी सर? तो मैंने अभी बताया, तो 4 तो आपकी रियासत है, एक आपका ठिकाना, मिला के कुल 5 इकाइयों का विलय हुआ था। ये देखो ऐसे एग्जामिनर आपको फंसाता है, केवल 5% बच्चे ही इस सवाल को सही कर पाते हैं, नहीं तो ये सवाल गलत हो जाता। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको और बताते रहूँगा। इसी तरह से देखो एक सवाल जो बनता है आपका मत्स्य संघ रिलेटेड ही बनता है। मत्स्य संघ एक तो पूछ लेते मत्स्य संघ का विलय, कि मत्स्य संघ का विलय कब हुआ। ठीक है,
तो और उसमें तिथि जो दे देते हैं ना, तिथि वो देंगे सबसे पहले 18 मार्च 1948। और मैं कह सकता हूँ 99% बच्चे पहले ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे 18 मार्च 1948, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो आपके मत्स्य संघ की गठन की तिथि है कि मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था उसकी तिथि है। विलय तो जो हुआ था वो हुआ था 15 मई 1950, सॉरी 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में हुआ था। गठन अलग है, विलय अलग है। यहाँ भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सच बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चनों को बारीकी से पढ़ा करो आप, और अच्छे से जब पेपर देते हो ना तो एक क्वेश्चन को 2 या 3 मरतबा अच्छे से पढ़ो, शांति से उसको चारों ऑप्शन पहले अच्छे से देखो, फिर उसका उत्तर दिया करो। क्योंकि खाली एग्जाम हॉल में बैठ जाने से सिलेक्शन नहीं होता। एग्जाम हॉल का जो 3 घंटे का जो प्रेशर होता है ना, उससे अच्छे से हैंडल करना, वो आपका सिलेक्शन तय करता है। कई बच्चे तो एग्जाम हॉल का प्रेशर झेल ही नहीं पाते हैं, सब कुछ आते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए आपको सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल अपने माइंड को स्थिर रखो, आराम से बैठो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो। सही है पूछा है, नहीं है पूछा, उसमें कई बच्चे गलत कर देते हैं। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, फिर उसका जवाब देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर कि जैसलमेर को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? ये आपको बताना है। तो कांगड़ कांड का जो संबंध है वो आप सभी को पता है कौन से आंदोलन से। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कांगड़ कांड का जो आपका संबंध था वो बीकानेर से था। अब देखो थोड़ा बहुत मैं अगर आपको बीकानेर प्रजामंडल के बारे में बताना चाहूँ तो बीकानेर प्रजामंडल का जो आपका संस्थापक है, संस्थापक कौन है? तो आपको बिल्कुल याद रखना मग्गा राम वेद। कौन है भाई? मग्गा राम वेद। मग्गा राम वेद। क्लियर, ये आपको याद रखना। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो देखो बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी ना 4 अक्टूबर 1936। कब हुई थी? 4 अक्टूबर 1936। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो बीकानेर जो आपका प्रजामंडल है इसकी स्थापना का हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी कलकत्ता में हुई थी। आपको याद रखना कहाँ? कलकत्ता के अंदर हुई थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया। किसे बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लक्ष्मी देवी आचार्य। क्लियर, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो आपका बीरबल हत्याकांड, जो बीरबल हत्याकांड या राय सिंह नगर हत्याकांड की बात कर लूँ तो इसका संबंध भी आपके कोलकाता से था, और स्वामी गोपाल दास का संबंध भी बीकानेर प्रजामंडल से है। बिल्कुल आपको याद रखना। और बीकानेर दिवस भी दिसंबर 1933 में बीकानेर प्रजामंडल में ही आपका मनाया गया। बिल्कुल आपको याद रखना। और एक बीकानेर प्रजामंडल संबंधित एक व्यक्ति थे विजय सिंह मेहता। इन्होंने किताब लिखी थी। क्या किताब लिखी थी? नादिर शाही। नादिर शाही बड़ी अच्छी किताब थी। ये किताब भी जो लिखी गई है बीकानेर प्रजामंडल से ही संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत शानदार सवाल है, बहुत जानदार सवाल है, मज़ा आ जाएगा। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन जो था आपके मोहम्मद अली बेग का था भाई। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद अली बेग का ये आपका कथन था। अब देखो 1857 की क्रांति के बारे में अगर थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँ तो
57 की क्रांति में कुल कितनी छावनियाँ थी? तो 6 छावनियाँ थी। कितनी छावनियाँ थी भाई? 6 छावनियाँ आपकी थी। बिल्कुल आपको याद रखना। देखो, नैसे नीमच, नैसे नसीराबाद, क्लियर, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर, क्लियर, ये 6 छावनियाँ थी आपकी। बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ अब। देखो, इम्पोर्टेंट सवाल जो बनता है ना, अक्सर यहाँ से मैंने देखा कि सवाल कहाँ से बनता है, सवाल आपका बनता है कि 1857 की क्रांति के समय जो रियासत के शासक थे ना, वहाँ से सवाल बनता। तो अच्छे से नोट करना, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, नोट्स तैयार करना, मज़ा आ जाएगा। सवाल बार नहीं जाने दूंगा। बस आपको चैनल में जो आपके सामने लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइबर का, उस पर क्लिक कर दे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा भरतपुर। भरतपुर के शासक थे आपके महाराजा जसवंत सिंह, क्लियर। अलवर, अलवर के जो आपके शासक थे वो महाराजा बन्ने सिंह। कौन थे? महाराजा बन्ने सिंह के दो या विनय सिंह के दो, एक ही बात आपकी है ना, कंफ्यूज नहीं होना आपको। करौली की मैं बात कर लूँ तो करौली के जो आपके जो शासक थे वो मदन पाल सिंह थे। कौन थे भाई? मदन पाल सिंह, क्लियर। और मैं आगे बात करता हूँ तो देखो, टोंक के उस समय जो शासक थे, टोंक के शासक कौन थे? तो नवाब वजीर उदौला थे। कौन थे भाई? नवाब वजीर उदौला, क्लियर। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कोटा। तो कोटा के जो शासक थे उस समय कौन थे? कोटा के शासक थे राम सिंह द्वितीय। कौन थे भाई? राम सिंह द्वितीय। इसके अलावा जोधपुर में थे आपके महाराजा तख्त सिंह। जोधपुर के शासक आपके कौन थे? तो जोधपुर के जो शासक थे वो महाराजा तख्त सिंह थे। कौन थे भाई? महाराजा तख्त सिंह। और उदयपुर की बात कर लो तो स्वरूप सिंह। उदयपुर के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह थे। बिल्कुल आपको याद रखना। मैं आपको बता रहा हूँ 1857 की क्रांति के समय रियासतों के शासकों के बारे में। और मैं बात कर लेता हूँ बूंदी। तो बूंदी के भी आपके राम सिंह थे। कौन थे भाई? बूंदी के भी आपके राम सिंह थे। मैं बात कर लेता हूँ जयपुर के। तो जयपुर के भी आपके सवाई राम सिंह द्वितीय थे। कौन थे भाई? सवाई राम सिंह द्वितीय। आपको याद रखना एक छोटी सी ट्रिक, देखो, बूंदी के भी राम सिंह है, जयपुर के भी राम सिंह है, कोटा के भी राम सिंह है, ठीक है। इसके अलावा बीकानेर की बात कर लो तो बीकानेर के जो शासक थे वो सरदार सिंह थे। कौन थे? सरदार सिंह, ठीक है। प्रतापगढ़ के जो शासक थे दलपत सिंह थे। कौन थे? दलपत सिंह, क्लियर। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के जो शासक थे उसमें लक्ष्मण सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह थे। जैसलमेर के शासक आपके रणजीत सिंह थे। कौन थे भाई? रणजीत सिंह। और धौलपुर के जो शासक थे वो भगवंत सिंह थे। कौन थे? भगवंत सिंह, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और मैं बता देता हूँ सिरोही के जो समय शासक थे वो कौन थे? तो सिरोही के जो शासक थे आपके शिव सिंह थे। कौन थे भाई? शिव सिंह, क्लियर। और झालावाड़ के जो शासक थे वो पृथ्वी सिंह थे। कौन थे भाई? पृथ्वी सिंह, क्लियर। तो ये सारी रियासतों के शासक आपको याद करना है, 2 से 3 बार रिवाइज करना। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ का शासक कौन था? दलपत सिंह। देखो एक बार वापस से मैं ही आपको पूछ लेता हूँ, याद हुआ आपको? बूंदी के शासक कौन थे? राम सिंह। जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह। कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह, क्लियर। बांसवाड़ा के शासक कौन थे? बोलो बोलो बोलो, लक्ष्मण सिंह। और टोंक के आपके कौन थे? नवाब वजीर उदौला, ठीक है। करौली के कौन थे? मदन पाल। तो ऐसा आप इसको 3-4 बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखते इसमें से कौन सा तत्वाद्य नहीं है। तो देखो, जंतर भी है आपका, रवाज भी है, चौतारा भी है, सत्तारा नहीं है। सत्तारा सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र यानी जो फूक दे के बजाए जाते हैं उन्हें सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। तत्वाद्य यंत्र यानी जो तारों के द्वारा बजाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके अलावा देखो मैं आपको तत्वाद्य यंत्र बताना चाहूँ तो आपका सारंगी हो गया। कौन सा? सारंगी भी आपका तत्वाद्य यंत्र, तारों से बना होता है, ठीक है। सुरमंडल, ये भी आपका तारों से बना होता है, ठीक है। सुरमंडल के अलावा मैं बात कर लूँ तो भपंग आपका कौन सा हो जाएगा? भपंग। भपंग के अलावा मैं बात करूँ तो आपका कामायचा हो जाएगा। कौन सा? कामायचा। कामायचा के अलावा मैं बात करूँ तो आपका कौन सा हो जाएगा? रबाज हो जाएगा, ठीक है। रबाज कह दो या रवाज कह दो, एक ही बात है। इसके अलावा आपका तंदूरा हो जाएगा। कौन सा? तंदूरा। ये भी आपका तत्वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला रावण हत्ता। रावण हत्ता भी तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल आपको याद रखना है। सुरिंदा, ये भी आपका तत्वाद्य यंत्र है। इकतारा, ये भी आपका तत्वाद्य यंत्र है। तो अब बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी मैथ्स है। मैथ्स के बाद आपका वापस से राजस्थान जीके यानी भूगोल के सवाल स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं सीधे वाले चलता हूँ आपको, है ना। बड़ा अच्छा पेपर था ये, और इसमें जो सवाल पूछे गए ना, बड़े अच्छे सवाल पूछे गए थे, मतलब कि बहुत बेहतरीन सवाल पूछे गए थे।
इसमें पढ़ने में मज़ा आता है, जब पेपर शानदार होता है, क्वेश्चन भी मज़ेदार होते हैं ना, तब मज़ा आता है पेपर करने का। तो यहाँ से स्टार्ट है आपका, वापस से यहाँ से है ना, 81 से स्टार्ट है, ये लो 81। एक तरफ आपको जिला दिया हुआ, एक तरफ आपको आकार दिया हुआ, क्लियर। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर आपको सही सुमेलित करना, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना। तो देखो देखो, जोधपुर अनियमित भुजाकार बिल्कुल नहीं है, ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा, एक आंसर नहीं हो सकता। अनियमित बहुभुजाकार आपका जैसलमेर है, क्लियर। सी का चंद्राकार, ये वाला सही हो जाएगा 2। जैसलमेर मयूराकार है, मयूराकार जैसलमेर नहीं है। करौली आपका बत्तखाकार, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मयूराकार तो आपका जोधपुर है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, एक तो 2 और दूसरा आपका 4। ऑप्शन में देख लो 2 4 का लिखा हुआ, 2 4 का ही लिखा हुआ है क्या? देखो ऑप्शन नंबर 1 में आपका 2 4 लिखा हुआ, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 82 के अंदर देखो ये क्रमांक दिया हुआ आपका, इधर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी यहाँ से स्टार्ट है, पूर्व से आपका स्टार्ट है। तो मैच क्या करना वो देख लो, ये मैथ करना है। देखो सवाल कितना बड़ा लंबा चौड़ा सवाल दे दिया इन्होंने। उक्त मानचित्र में उन गांवों की दी स्थिति को दर्शाया गया है जहाँ से राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियाँ 1 2 3 4 से अंकित की गई नीचे दी गई क्रमावली का सही अनुक्रम पहचानिए। तो आपकी पूर्व धौलपुर से स्टार्ट हो, तो धौलपुर में आपका कौन सा गांव पड़ता है? धौलपुर में आपका पड़ता है सिलाना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 ही राइट हो जाएगा। कैसा आपको समझ में नहीं आया? मैं वापस बताता हूँ भाई। 1 नंबर पे तो आपका दिलाना, 1 नंबर पर जो हो जाएगा आपका सिलाना, 2 नंबर पर आपका कोना, 3 नंबर पर आपका कटरा, 4 नंबर पर आपका बांसवाड़ा का बोरकुंड हो जाएगा। देखो एक बार वापस मैप देख लो आप अच्छे से, ये हो गया ना, ये हो गया ना आपका सिलाना, कोना, आपका कटरा और बोरकुंड, क्लियर। कोई डाउट? कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद में 82 के आपने छोड़ दिया क्या? नहीं कर लिया था ना। हाँ कर लिया। 82 हो गया, 81 भी हो गया ना। हाँ ठीक है मैं सोचा एक क्वेश्चन आपका छूट गया। आगे 83 क्वेश्चन आपके सामने है, देख लेते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए, नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो 83 की मैं बात करूँ तो 83 का जो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले चारों ऑप्शन अच्छे से देख लेते हैं। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र पर पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, ये आपका बिल्कुल सही है पहला कथन। राज्य में 9.60% भू क्षेत्र पर अरावली पर्वतीय विस्तार, ये आपका गलत है भाई, दूसरा आपका गलत है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो राज्य में 23.03% भू क्षेत्र पर आपका पूर्वी मैदान का विस्तार, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और राज्य के 6.37 की मैं बात कर लेता हूँ तो 6.37% भू क्षेत्र पर दक्षिणी पूर्वी पठार का विस्तार है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 4 ही सही है भाई, सॉरी 1 और 3 गलत, एक चौथा भी आपका गलत है, ठीक है। चौथा आपका बिल्कुल गलत है। देखो अरावली जो फैली हुई है राजस्थान में 9.3% पे फैली हुई, कितनी? 9.3% पे, ठीक है, क्लियर। और जबकि मैं बात कर लूँ दक्षिणी पूर्वी पठार की, तो दक्षिणी पूर्वी पठार जो फैला हुआ 6.49 फैला हुआ, 6.49, ठीक है। कहीं आपको 6.89 भी मिल जाता है, 6.89 जो कि आपका गलत है, 6.49 पे ही आपका फैलावा है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान के रेतीली मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, ये आपको बताना है। तो 84 का जो आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल 41.5%। अब मैं बता देता हूँ आपको, देखो आपका जो पश्चिमी मरुस्थलीय आपका जो मैदान है उसको 2 भागों में बांटा गया, एक तो आपका शुष्क, एक आपका अर्ध शुष्क, क्लियर। एक तो आपका शुष्क हो गया, दूसरा आपका अर्ध शुष्क हो गया। शुष्क रेतीला मैदान है ना, उसी का पार्ट है आपका बालू का स्तूप मुक्त। तो उसमें देखो आपका 58.5 तो आपका बालू का स्तूप युक्त है,
क्या कह रहा हूँ, युक्त कह रहा हूँ, मुक्त नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बालू का स्तूप युक्त कितना है 58.5 और बालू का स्तूप मुक्त कितना 41.5। तो आपको बिल्कुल याद रखना, ये आंकड़ा बार बार आपका पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब पहले आपको बता देता हूँ मैं। आरोही क्रम में देखो, जैसे मान लो लिख के बता देता हूँ 1 2 3 4, एक आपका 4 3 2 1, ठीक है। आरोही क्रम आपका ये हो भाई, ये वाला आपका आरोही क्रम होता है, यानी सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जबकि अवरोही क्रम आपको पूछ ले तो अवरोही क्रम सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। तो आपको पूछा है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले इनकी ऊंचाइयाँ मैं लिख देता हूँ। देखो, अचलगढ़ की जो ऊंचाई है आपकी 1380 है, क्लियर। जरगा की जो ऊंचाई आपकी 1431 है, 1431 है ना। और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 है। और एक कौन सी, कुंभलगढ़ आपकी रह गई, तो कुंभलगढ़ की 1224 है। अब आरोही क्रम में सेट करना, तो सबसे पहले आपका सबसे कम कौन सा आएगा, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ के बाद आपका कुंभलगढ़। तो देख लो, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ के आपका कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद आपका अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद आपका जरगा, क्लियर। तो ऐसे क्रम को सेट किया जाता है जिससे कि गलती की संभावना आपकी बिल्कुल ज़ीरो रहती है। तो अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर, जरगा की 1431 मीटर, और मैं बात कर लेता हूँ आपके रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर और कुंभलगढ़ की 1224 मीटर है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अपवा क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से नदी तंत्र का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो 86 की मैं बात कर लेता हूँ। तो 86 का जो सही क्रम है आपका, अपवा क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से आरोही क्रम सबसे कम है आपका। देखो, मैंने कल एक ट्रिक बताई थी कि ये पूछा जाता है, मैंने बताया था आपको, देखो वापस से बता देता हूँ। बलूचमा, बलूचमा। लेकिन मैंने ये जो क्रम बताया था ना, ये था आपका अवरोही क्रम, और इसने पूछ लिया है आरोही क्रम। तो उल्टा चालू कर दो, सबसे पहले माही, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले माही, माही के बाद आपका बनास, चंबल, लूणी, बनास। तो ये क्वेश्चन वैसे आपका डिलीट हुआ है, लेकिन फिर भी सबसे पहला आपका माही, माही के बाद आना चाहिए आपका चंबल, चंबल के बाद आना चाहिए आपका लूणी, लूणी के बाद आना चाहिए आपका बनास। तो इस तरह से आपका क्रम सेट हो जाएगा। देख ले तो और कहीं माही ऑप्शन में है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन फिलहाल डिलीट कर दिया गया था क्योंकि क्रम सही नहीं दिया हुआ नदियों का। सबसे पहले माही होना चाहिए, फिर चंबल, फिर लूणी, फिर बनास। और अब अवरोही क्रम की बात करते हैं, बनास, लूणी, चंबल और माही होना चाहिए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण आपको दिया हुआ, देख लो। थोड़ा सा मैं आपको छोटा कर देता हूँ, दिखने में आसानी हो आराम से, क्लियर। ये मैप आपको दिख रहा होगा। अब इसमें जलवायु देखो, एक नंबर पे जो जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, या देखो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पाई जाती है आपकी BWHW, क्लियर। यहाँ जो जलवायु आपकी पाई जाती है BSHW, यानी एक नंबर पे BWHW, दो नंबर पर आना चाहिए आपका BSHW, तीन नंबर पे यानी दक्षिणी पूर्वी मैदान में CWG प्रकार की जलवायु, और यहाँ पर आपकी जो दिख रही 4 नंबर में AW प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। तो इसका क्रम सेट कर लो, सबसे पहले BWHW, फिर BSHW, फिर CWG, फिर AW। तो इसमें देख लेते कौन सा क्रम आपका सेट है। तो इसमें जो आपका क्रम सेट है ना, ये रहा, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन के अनुसार राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण दिया गया, 4 भागों में बांटा गया, और ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब बढ़ते आगे। कथन ए और कारण आर के बारे में चर्चा करने वाले। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कारण आर, सिरोजम मिट्टी नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो 88 की अगर मैं बात करूं तो देखो, ए और आर दोनों ही सही है, आर एक की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 सुमेलित करना भी आपका ना, तो बड़ा अच्छा सवाल है। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक तरफ आपको जिले दिए हुए। तो बंद बारठ आपका भरतपुर में पड़ता है, क्लियर। सीता माता अभ्यारण्य आपका कहाँ पड़ता है, तो सीता माता अभ्यारण्य आपका कहाँ पड़ेगा, देखो फुलवारी की नाल तो आपका उदयपुर में चला गया,
और नाहरगढ़ आपका जयपुर में चला गया, तो सीता माता अभ्यारण्य आपका चित्तौड़गढ़ में चला गया, क्योंकि प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है ना, तो इसलिए चित्तौड़गढ़ हो जाएगा इसका। तो 89 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, कितनी बार बताया मैंने, तो 90 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदान। शुष्क पश्चिमी मैदान आपका सबसे बड़ा है, और फर्स्ट सी सबसे बड़ा है, और फोर्थ बी बार बार बताता हूँ सबसे छोटा है। कुल कृषि जलवायु खंड कितने 10 है। सबसे ज़्यादा कपास की खेती सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु खंड के अंदर की जाती है सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा मक्के की खेती आपको पूछ ले तो आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंदर की जाती है। कहाँ पर, आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंदर की जाती है। अगला क्वेश्चन फिर देखो मैप से दे दिया गया, इसमें मैप काफ़ी पूछे गए भी, चलो मैप से करते हैं क्या ये। तो अच्छा ये नस्लें हैं, तो देखो नस्लें मैं आपको सिखाता हूँ अच्छे से। देखो यहाँ पर हो जाएगी आपकी गिर, क्योंकि राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में गिर नस्ल पाई जाती है। यहाँ पर पाई जाती है आपकी थार पारकर, कौन सी हो जाएगी, थार पारकर, क्लियर। यहाँ पर हो जाएगी आपकी सांचोरी, कौन सी हो जाएगी, सांचोरी कांकरेज, जिसे सांचोरी या कांकरेज कहते हो आप। और एक आपकी हो गई राठी, जो कि ऊपर होगी, या 1 नंबर पे हो जाएगी राठी। तो देख लो 1 नंबर पर राठी कहाँ दिया हुआ आपका, ऑप्शन नंबर 4 राठी, थार पारकर, कांकरेज और गिर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। एक तरफ सिंचाई परियोजना है, एक तरफ आपके जिले हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जाखम आपका प्रतापगढ़, मोरेल बांध आपका सवाई माधोपुर, ये अभी हाल ही में वीडियो एग्जाम में भी पूछा गया था सीईटी वाले में। सोम कमलम्बा आपका डूंगरपुर हो जाएगा, क्लियर। और बाखली बांध आपका जालोर हो जाएगा। अब देखो बाखली से आपको याद रखना, बाखली बांध तो आपका कहाँ पड़ता है, जालोर में, लेकिन बाखली झील अगर पूछ ले तो पाली में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, पाली में। बाखली बांध जालोर में, बाखली झील पाली में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखते हैं। बहुत एक तरफ सिंचाई परियोजना दी हुई है और एक तरफ आपको संबंधित राज्य दे रखा है, उसको अपन सबसे पहले मैच कर लेते हैं। देखो सरदार सरोवर जो परियोजना है उसमें जो हिस्सा है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का, क्लियर। व्यास की मैं बात कर लूँ तो पहरा मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पहरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो ये व्यास आपका हो जाएगा इससे, क्लियर। माही बजाज सागर की मैं बात कर लूँ तो माही बजाज सागर आपके राजस्थान और गुजरात। चंबल की बात कर लूँ तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो 93 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका मैप आ गया, इंदिरा गांधी नहर से दिया हुआ है, देख लेते हैं सबसे पहले। तो 94 इसमें आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं। 1 नंबर पे तो है आपकी चौधरी कुंभाराम। देखो ऊपर ही ऊपर ये हनुमानगढ़ हरियाणा आ गया, तो या चौधरी कुंभाराम हो जाएगी। चौधरी कुंभाराम के बाद अगर मैं बात कर लूँ तो देखो नीचे आपकी कौन सी आने वाली, चौधरी कुंभाराम के बाद ये नागौर साइड के आ गया, तो ये पन्नालाल बारूपाल हो जाएगी। फिर इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपकी बीकानेर वाली, करणी नहर आ जाएगी। करणी के बाद में ये जैसलमेर वाली हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये जैसलमेर में है आपकी जयनारायण व्यास। तो ऑप्शन में देख लो कहाँ पर है, सबसे पहले चौधरी कुंभाराम, ऑप्शन नंबर 4 चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल बारूपाल, करणी सिंह और जयनारायण व्यास। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है, तो 95 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंध और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है, ये सवाल आपको कितनी बार मिल गया होगा बताओ, मिला नहीं मिला, कहता ना बार बार रिपीट हो रहा। कपूरडी, मेरठता, बड़सिंगसर, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ खनिज है, एक तरफ खनन क्षेत्र है। तो देखो नाथरा की पहाड़ में आपका लोहा मिलता है, बिल्कुल ठीक है। बांदर सिंदरी में आपको बेरिलियम मिलता है। और अब आपका जो बच गया, कौन सा बच गया, तो अब आपका जो बच गया
तांबा जो मिलता है आपको खो दरीबा में आपको तांबा मिलेगा, ठीक है, क्लियर। और सीसा जस्ता आपका राजपुर दरीबा मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये इतने सवाल थे आपके। इसके बाद तो आपके ये जरीब और फीता के पूछे गए। इसके बाद मैं बात करूँ तो कंप्यूटर के आपके स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर आपके पूछा ही नहीं जाता है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल ये आज अपनी पशु परिचर की 15 क्लास कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल सेशन को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक बेहतरीन तैयारी अपन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी साथियों को जय हिंद।